हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिड्स की इनहेरिटेंस यानी लवकों की वंशागति को समझेंगे कि जो प्लास्टिड्स हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट या कोई भी प्लास्टिड का प्रकार, वो लवकों में क्लोरोप्लास्ट जो है इनहेरिटेंस या वंशानुगति में किस प्रकार से सहायक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है उनसे किस प्रकार से वंशानुगति होती है, तो वो हम देखेंगे आज। तो लवकों में स्थित प्लाज्मा जीन तथा प्लाज्मा जीन के द्वारा लवकों के गुणों की वंशागति को लवकों की वंशागति कहते हैं। कोशिका द्रव्य में वंशागति का यह प्रथम उदाहरण था जिसे कॉरेंस व बाउर ने 1908 में खोजा। लवकों की वंशागति की समस्त जानकारी उच्च पादपों की वेरीगेटेड यानी कि जो चितकबरी पत्तियाँ रहती हैं ना, उस पर आधारित रहती है। वेरीगेशन का अर्थ है हरी पत्ती पर श्वेत या पीले धब्बों का उपस्थित होना, यानी कि चितकबरापन। तो वेरीगेशन या शबलता जिसको हम कहते हैं 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। एक तो है वातावरणीय कारकों से, दूसरी है केंद्रीय जीन से, व तीसरी है कुछ मामलों में प्लाज्मा जीन द्वारा। प्लाज्मा जीन जो जिन प्लाज्मा के हैं द्वारा उत्पन्न शबलता का अगर हम देखें तो प्लास्टिड जो है पादप कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। ये केंद्रीय जीनों के समन्वय में स्वतः जनन एवं निर्धारित कार्यों की पूर्ति करते हैं। बीजांड जो कि निषेचन के उपरांत बीज बनाता है, उसके कोशिका द्रव्य में लवकों के प्राइमोर्डिया या आद्य स्थित होते हैं जो बीज में लवकों के प्ररूप एवं संरचना को निर्धारित करते हैं। परागकण से विकसित नर युग्मक में नाम मात्र का ही कोशिका द्रव्य होता है, इसलिए इसका लवकों के परिवर्धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलस जलापा, जो एग्जाम्पल हम लेंगे मिराबिलस जलापा एक जो पौधा है उसका हम लेंगे। मिराबिलस जलापा में लवकों की वंशागति। मिराबिलस जलापा पौधे की पत्तियां पूर्णतः श्वेत या चितकबरी या शबल यानी कि वेरीगेटेड, जिसपे हरे पीले और हरी पत्ती पर श्वेत या पीले धब्बे पाए जाते हैं। हो सकती है, ऐसी ही हो सकती है। इस पादप की भिन्न भिन्न शाखाएं केवल हरी, श्वेत या शबल पत्तियां धारण करती हैं। कॉरेंस ने सभी संयोजन जो कॉम्बिनेशन बनते हैं यानी कि भिन्न रंग की पत्तियों वाली तीनों शाखाओं द्वारा उत्पन्न पुष्पों में व्युत्क्रम संकरण करवाया, रिवर्स क्रॉस करवाया। इन क्रॉसों से प्राप्त अगर हम परिणाम देखें तो हम देखते हैं कि जब संकरण में हरी शाखा से पुष्पों को मादा जनक के रूप में उपयोग लिया, तब तीनों में से कोई भी नर जनक के रूप में उपयोग करें तो संतति हरी प्राप्त होगी। और इसी प्रकार जब श्वेत शाखा के पुष्पों को मादा जनक व अन्य शाखाओं के पुष्पों में से किसी को भी नर जनक के रूप में उपयोग में लें तो सारी संतति श्वेत होगी। ये बी प्रकार है। ऐसा सी प्रकार में हम देखें तो एक चितकबरी शाखा के पुष्पों को मादा जनक व अन्य को नए जनक के रूप में उपयोग में लें तो हम देखेंगे कि तीनों प्रकार के हरी, श्वेत व चितकबरी के पौधे विभिन्न अंशों में उत्पन्न होते हैं। ये तीनों अपने प्रकार देख लिए, तीनों जो टेस्ट थे वो करके देख लिए। उपरोक्त जो परिणाम हैं अगर उनका विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि संबंधित शाखा है उस पर उत्पन्न बीजों से बने पौधों में पत्तियों का रंग मादा जनक पर निर्भर करता है। श्वेत पत्तियों वाली शाखा पर उत्पन्न बीजों के पौधे पर्णहरित के अभाव के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं। इन संकरण प्रयोगों में इस लक्षण विशेष के लिए अर्थात प्लास्टिड्स के परिवर्धन में निषेचन करने वाले परागकणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिराबिलस जलापा में जो लवकों की वंशागति है, इनमें
पत्तियों में चितकबरापन व अन्य रंग पूर्ण रूप से एक मात्रक लक्षण है जो कि कोशिका में स्थित स्वतः जनन करने वाली इकाइयों द्वारा निर्धारित होता है। इन रचनाओं को प्लास्टोम्स कहा जाता है। ये बीजांड के कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं। अब हम इसकी अच्छा डिटेल समझेंगे कि हमने जितने भी उदाहरण हैं इनसे स्पष्ट होता है कि संतति की चितकबरी पर्णों का लक्षण प्ररूप मादा जनक की पत्तियों के लक्षण प्ररूप के समान है। मिराबिलिस जलापा के हरित लवक में उपस्थित प्लाज्मा जीन चितकबरापन उत्पन्न करते हैं। हरित लवक का परिवर्धन या विभेदन प्रोटोप्लास्टिड्स से होता है। यह विभेदक केंद्रकीय जीनों व प्लाज्मा जीन दोनों से प्रभावित होता है। वे प्रोप्लास्टिड्स जो उत्परवर्ती प्लाज्मा जीन रखते हैं, रंगहीन क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न करते हैं तथा जिनमें सामान्य युग्म विकल्पी होते हैं सामान्य क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न करते हैं। युग्मनज के निर्माण में नर व मादा युग्मकों द्वारा असमान मात्रा में कोशिका द्रव्य का योगदान किया जाता है। सामान्य तौर पर अंड कोशिका में पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य व कई अंगिकाएं क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं तथा नर युग्मक में कोशिका द्रव्य की केवल एक पतली परत केंद्रक को घेरे होती है जिसमें प्राय माइटोकॉन्ड्रिया व प्रोटोप्लास्टिड्स नहीं होते हैं। निषेचन के दौरान नर युग्मक का केंद्रक ही अंड कोशिका में प्रवेश करता है वह कोशिका द्रव्य बाहर ही रहता है। इससे क्या होता है कि जो युग्मनज में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट मादा जनक के ही होते हैं, अतः प्लाज्मा जीन केवल मादा जनक से प्राप्त होते हैं। पादपों में जो पत्तियां हैं, पादपों में पत्तियों के चितकबरेपन की कोशिका द्रव्यक वंशागति को संकरण से उत्पन्न विभिन्न परिणामों को देखकर समझ सकते हैं। हरी पत्तियों में सामान्य हरित लवक होते हैं। श्वेत पत्तियों में असामान्य व शबल पत्तियों के हरे भाग में सामान्य तथा श्वेत भाग में असामान्य हरित लवक होते हैं। अंड कोशिका जो कि हरी शाखा पर उत्पन्न होती है सामान्य प्लास्टिड्स होते हैं तथा नर युग्मक जो कि श्वेत या चितकबरी शाखा पर उत्पन्न होते हैं युग्मनज को प्लास्टिड्स का योगदान नहीं करते। इसलिए तीनों संकरणों से प्राप्त संतति जिनमें मादा हरी शाखा वाली होती है सब हरी ही होगी। इसी प्रकार श्वेत शाखा को मादा जनक लें तो संकरण के परिणाम स्वरूप श्वेत संतति होगी क्योंकि मादा जनक से असामान्य प्लास्टिड्स प्राप्त होंगे, लेकिन चितकबरी शाखाओं के अंड में सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के प्लास्टिड्स हो सकते हैं। अतः सामान्य प्लास्टिड वाली कोशिका से बनी अंड कोशिका में सामान्य प्लास्टिड्स जबकि असामान्य में असामान्य प्लास्टिड्स होंगे। लेकिन अगर मिश्रित कोशिका से उत्पन्न हुए अंड है तो उनमें दोनों प्रकार के प्लास्टिड्स होंगे। अतः तीनों प्रकार के अंड कोशिका से परिवर्धित युग्मनज व इनसे बने बीजों से क्रमशः हरे, श्वेत व चितकबरी पत्तियों वाले पौधे उत्पन्न होंगे। जो लवकी होती है प्लास्टिड्स वो स्वतः जनन वाली होती है, ऑटोनॉमस होती है, अपना निर्माण खुद कर लेती हैं। कोशिका विभाजन के दौरान इनके वितरण द्वारा इस गुण को देख सकते हैं। ये स्वयं का वंशागत कारक रखती हैं और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, आरएनए व क्रोमोसोम्स तो होते ही हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए केंद्रीय डीएनए से भिन्न है। हरितलवकीय डीएनए कम आणविक भार वाला तथा भिन्न क्षार संगठन बेस कॉम्पोजिशन वाला होता है। इसकी उत्पत्ति पूर्व स्थित हरितलवक डीएनए से होती है, न कि केंद्र के डीएनए से। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्पत्ति इसकी जो पूर्व में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट डीएनए है उससे ही होती है। प्लास्टिड्स डीएनए से विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण का कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है प्रमाण वगैरह। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इंटरेक्शन कैसे होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पारस्परिक क्रिया किस प्रकार से होती है। एक कोशिका में कोशिका द्रव्य मेटाबॉलिक क्रियाओं का स्थल व केंद्रक एक नियंत्रण केंद्र है। कोशिका द्रव्य एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर कोशिका द्रव्यक व केंद्रीय जीन कार्य करते हैं। इनके एंजाइम कई जीवित कोशिका द्रव्यों संरचनाओं द्वारा क्रियाशील होते हैं और इससे हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जीन क्रिया पर प्रभाव डालता है। कोशिका द्रव्य में भी कई वंशागत इकाइयाँ होती हैं जिन्हें प्लाज्मा जीन्स या साइटोजीन्स कहते हैं। ये इकाइयाँ स्वतः द्विगुणित होती हैं
स्वतः द्विगुणन करती है तथा कई वंशागत गुणों का निर्धारण भी करती है। कुछ वंशागत कारक जो कोशिका द्रव्य से संचारित होते हैं प्लाज्मा जोन कहलाते हैं या प्लाज्मोन कहलाते हैं। केंद्रीय वंशागति की भांति कोशिका द्रव्यक वंशागति एक नियमित नियम नहीं है। तो केंद्रक का डायग्राम में आप देख सकते हैं हैमरलिंग का प्रयोग, जिसमें एसिटाबुलेरिया में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पारस्परिक क्रिया को निरूपित करते हैं। केंद्रक का कोशिका द्रव्य पर नियंत्रण सुगमता से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। अगर एक कोशिका से केंद्रक हटा दिया जाए तो कुछ समय तक कोशिका द्रव्य जीवित रहता है, लेकिन इसके सामान्य कार्य स्थगित हो जाते हैं। ऐसा प्रयोग हैमरलिंग का था, हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट। ये बताता है कि केंद्रक ही कोशिका के कार्यों को निर्धारित करता है, जिनसे ही अंत में किसी प्राणी के लक्षण निर्धारित होते हैं। उसने एसिटाबुलेरिया नामक, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये चीज़, एसिटाबुलेरिया नामक समुद्री एक कोशिक शैवाल की 2 जातियों पर कुछ प्रयोग किए। इस प्रयोग के लिए एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा व एसिटाबुलेरिया मेडिटरेनिया नामक 2 ऐसी जातियाँ ली गईं जिनकी टोपियाँ यानी कि कैप्स जो थी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, कैप जो ऊपर की ओर है की आकृति में भिन्नता थी, एक की गोल है और एक की थोड़ी रफ है। एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा की टोपी ढीली रश्मियाँ युक्त है, जबकि एसिटाबुलेरिया मेडिटरेनिया की टोपी छतरी की भांति होती है। दोनों की जाति में केंद्रक की स्थिति व्रंत स्टॉक के निचले भाग अर्थात मूलाभास में पाई जाती है, ड्राइजॉइड्स में। यदि इनकी टोपियों को काट दिया जाए तो प्रत्येक पर पुनः प्रारंभिक प्रकार की टोपी का ही विकास होगा। यदि इनकी टोपियों को हटाकर एक जाति के व्रंत टोपी रहित भाग जो होता है ना नीचे का, उसको दूसरी जाति के केंद्रकधारी मूलाभास पर रोपण कर दिया जाए, ग्राफ्टिंग कर दी जाए, तो विकसित होने वाली टोपी की आकृति व्रंत के अनुसार निर्धारित न होकर केंद्रक के अनुसार होगी। इस प्रयोग में यदि केंद्रक एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा होता है तो टोपी की आकृति भी एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा प्रकार की ही होगी। दोनों प्रकार के केंद्रकों की उपस्थिति में टोपी मध्यवर्ती प्रकार की हो जाएगी। अतः जीव के लक्षण केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं। मूलाभास की लंबाई द्वारा भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात जितना कोशिका द्रव्य होगा टोपी का आकार भी उतना ही होगा। तो बच्चों, ये थी कि जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स हैं उनसे किस प्रकार से वंशागति निर्धारित होती है। तो ये लवकों की वंशागति थी। ओके, थैंक यू बच्चों।